गुड इवनिंग एवरीवन। आपने कल राजा रवि वर्मा, जैमिनी रॉय और अन्य आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को, यूरोपियंस को हमारी इंडियन आर्ट का पता चला। और वो आर्टिस्ट कौन थे? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, जैमिनी रॉय। तो आज हमारा जो पार्ट 9 है, इसमें हम समकालीन भारतीय कला को पढ़ेंगे। वही सेम, मतलब चैप्टर तो वही है, बट उसका एक जो पार्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास पाठ का जो सारांश है, पाठ का सारांश यही है कि आपको यही लिखना है कि जो समकालीन भारतीय कला का उद्भव 20वीं सदी में 20वीं सदी में हुआ था। समकालीन भारतीय कला का जो प्रादुर्भाव है वो 20वीं सदी में हुआ था। ब्रिटिश काल में ही हो गया था, जब हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय जो भारतीय कला का जो प्रारंभ है वो करने वाले जो आर्टिस्ट थे वो थे राजा रवि वर्मा, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये जो आर्टिस्ट थे, इन लोगों ने अपनी अपनी भूमिका रखी और उन्होंने घनवाद को अपनाया, अतियथार्थवाद को अपनाया और नवीन प्रयोगों के साथ ही भारतीय कला को एक चरम सीमा पर लेकर गए। इसमें जो अमृता शेरगिल थे, उन्होंने एरियल चित्रों का उपयोग करके चित्र बनाए। और उसके बाद राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा का हमने कल भी पढ़ा था कि जो ट्रावनकोर था, केरल का जो स्टेट, वो उस छोटे से गांव से आए थे और उस केरल के जो छोटे से गांव है उससे आए हुए राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में सती, सीता, कुंती, इन सबको अपने चित्रों में सम्मिलित किया और ऑयल पेंटिंग, तेलीय रंगों से काम करना शुरू किया। उसके बाद जो हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये क्या थे? एक भारतीय कला का पुरोगामी कलाकार थे ये सारे। इन कलाकारों ने घनवाद और अति यथार्थवाद पर बहुत प्रभाव डाला था। तो आपको सिर्फ पाठ का सारांश में आप यही लिख सकते हो कि भाई जो 20वीं सदी में समकालीन भारतीय कला का प्रादुर्भाव हुआ था और उसके बाद राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, गगनेंद्रनाथ टैगोर, जैमिनी रॉय, देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने मुख्य भूमिका इसमें निभाई थी। और इन्होंने अलग अलग तरीके से नवीन प्रयोगों से एक भारतीय कला को एक चरम सीमा पर ले गए। इसी के साथ ही उन्होंने बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप का निर्माण किया था। उसके साथ साथ जो 1943 में कोलकाता में एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके आर्टिस्ट थे प्रदोष दास गुप्ता, रामकिशन पाल, विनोद मजूमदार। इन सभी ने कोलकाता में एक एग्जीबिशन लगाई थी, एक प्रदर्शनी लगाई थी जो 1943 में की गई थी। और इसी के साथ साथ 1947 में मुंबई में एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कुछ फेमस कलाकार थे जैसे एम.एफ. हुसैन, के.एच. आराम, F.N. सोजा। ये तीन जो मुख्य आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस मुंबई में प्रदर्शनी लगाई जो 1947 में की गई। तो ये आपका पाठ का सार आ जाता है, बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद इस पाठ की जो हमारी पहली पेंटिंग है वर्लपूल, इसका नाम है हमारे वर्लपूल। अब सेम जैसे हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था, पुराने पाठ में पढ़ा था कि पेंटिंग का नाम आ गया। पेंटिंग अब किसने बनाई है? पेंटिंग कृष्णा रेड्डी ने बनाई है और 1962 में बनाई गई थी ये पेंटिंग। ये पेंटिंग कागज पर बनाया गया था और इस पेंटिंग में जो कृष्णा रेड्डी थे वो क्या प्रदर्शित करना चाहते थे, वो क्या दिखाना चाहते थे? तो उन्होंने एक वस्तुओं के आकार बनाए जो बाद में परिवर्तित हुए। मतलब एक छोटी सी चीज बनाई है हमने, कुछ वस्तु बनाई है, उसको धीरे 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 एक अमूर्त रूप दिया गया। अमूर्त रूप देकर उसको उस तरीके से बताया गया कि वो
वस्तुओं के जो आकार है वो प्रतिबिंब है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे सितारे, फूल, बादल उन्होंने ये बनाए हैं, बट इस वर्लपूल जो पेंटिंग है वो उसमें प्रॉपरली पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कृष्णा रेड्डी अपने समय के प्रसिद्ध चित्र मुद्रक माने जाते हैं। चित्र मुद्रक माने जाते हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र के अपूर्व अनुभव से उभार किस्म उत्कीर्ण आकृति के अर्थ और प्रभाव को समझने में सहायता मिलती है। जो भी मूर्तिकला में कृष्णा रेड्डी जो कार्य करते हैं वो इतना सुंदर कार्य होता है, वो इतना अमूर्त रूप से कार्य होता है कि वो एक एक चीज अर्थ, उसका प्रभाव, उस समझने के लिए हमें सहायता मिलती है। जैसे ये नाक है, तो नाक की भी इतनी सुंदर कारीगरी की गई है कि मूर्ति में जान डाल दी। इतना अच्छा कृष्णा रेड्डी कार्य करते थे। और कृष्णा रेड्डी कलाकृति का, सौंदर्य के स्वरूप का बहुत ही अच्छा उन्हें अनुभव था। कृष्णा रेड्डी 19वीं सदी के अंतिम दशक से भारतीय कलाकारों में रुचि दिखलाना शुरू किया था। जब तो कृष्णा रेड्डी ने इन चित्र मुद्रित का बहुत लाभ उठाया था, और उसी के बाद जो इसकी प्रतिलिपियां उपलब्ध हुई, मतलब पहले कृष्णा रेड्डी ने ये जो वर्लपूल पेंटिंग बनाई थी वो वस्तुओं के आकार में बनाई थी उन्होंने, और उसके बाद वो परिवर्तित हो गई, वो अमूर्त लगने लगी। बनाए तो सितारे, फूल, बादल थे, बट वो एक परिवर्तित हो गया, अमूर्त रूप हो गया, और इस तरीके से दिखाई दिया कि वो इस प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं है, वस्तुएं स्पष्ट नहीं है। इसी के साथ जो राजा रवि वर्मा थे, इनकी एक फेमस टेक्निक थी ओलियोग्राफी। ये आपके प्रश्न आता है कि ये राजा रवि वर्मा की फेमस टेक्निक कौन सी है, तो ये होगी ओलियोग्राफी। आप सब ये याद रखिएगा। तो राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी में भी बहुत सारा कार्य किया था, और इसी के साथ साथ उन्होंने खूब सारी इसमें पट्टियां भी बना डाली। तो ये हमारा वर्लपूल जो है इस पार्ट का प्रथम पेंटिंग, ये यहाँ पे समाप्त होता है। वापस एक बार हम रिवाइज करते हैं इसको कि वर्लपूल कृष्णा रेड्डी ने बनाई थी, 1962 में बनाई थी, कागज पर बनाई थी इन्होंने ये पेंटिंग। और इस पेंटिंग में वस्तुओं के आकार बनाए जो बादलों में परिवर्तित हुए, जो बाद में परिवर्तित हुए, जैसे सितारे, फूल, बादल, इस तरह की कुछ आकृतियां बनाई थी जो धीरे धीरे उन्होंने लुप्त कर दी। उस पेंटिंग में बनाते बनाते उसका प्रतिबिंब था वो पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा था। और कृष्णा रेड्डी अपने समय के क्या थे, चित्र मुद्रक माने जाते थे। आपको ये बात याद रखनी है। अब हम इसी पार्ट की जो दूसरी पेंटिंग है, मेडिकल सेंटर्स, ये पेंटिंग किसने बनाई थी? ये पेंटिंग विनोद बिहारी ने बनाई थी 1947। ये पेंटिंग मेडिकल सेंटर्स विनोद बिहारी ने 1947 में बनाई थी। मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको सुनने से भी याद होता है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि ये पेंटिंग किसने बनाई? विनोद बिहारी ने 1947 में बनाई। वर्लपूल किसने बनाई? कृष्णा रेड्डी ने 1962 में बनाई। इसके छोटे छोटे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको आपके मार्क्स बहुत अच्छा आने के लिए आपको बहुत सहायता करते हैं। तो मेडिकल सेंटर्स जो है ये पेंटिंग विनोद बिहारी ने 1947 में बनाई थी। फिर किस पे बनाई, कैसे बनाई? तो ये भित्ति चित्र है, ये ना कागज पे बनाई गई ना कैनवास पे बनाई गई, ये एक भित्ति चित्र है, ये दीवार पर बनाई गई है। और इसी के साथ साथ ये मेडिकल सेंटर नामक कलाकृति शांति निकेतन विद्यालय कोलकाता के हिंदी भवन की दीवार है, हिंदी भवन की भित्ति चित्र है। किसके? मेडिकल सेंटर्स, मेडिकल
सेंट्रल नामक कलाकृति शांति निकेतन विद्यालय कोलकाता के हिंदी भवन की दीवार है, जो कि विनोद बिहारी ने 1947 में बनाई थी। अब इस पेंटिंग में क्या बनाया? ऑब्वियसली मेडिकल सेंटर्स लिखा हुआ है, तो मेडिकल सेंटर से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि सेंट मेडिकल क्या कुछ प्लस एम्बुलेंस ऐसे कुछ बना दिया होगा। नहीं, इस चित्र में इन्होंने संतों के चित्र बनाए। सेंट सेंट मतलब क्या होता है? संत। तो ये जो भित्ति चित्र है, इसमें विनोद बिहारी जी ने संतों के चित्र बनाए थे। इन चित्रों में मानवीय आकृति, बहती नदी की लय बनाई, और इसमें जो विनोद बिहारी जी जो थे वो प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रों का बहुत अच्छे से वर्णन किया करते थे। जैसे उन्होंने संतों के चित्र बनाए, तो संत कहाँ बैठे, पीछे नदियां बना दी, पहाड़ बना दिए, पेड़ पौधे फूल बना दिए, जंगल बना दिया। तो विनोद बिहारी जी को बहुत अच्छे से स्टडी की उन्होंने, और प्राकृतिक चित्रों का उन्हें बहुत अनुभव था कि कैसे क्या बनता है। इन्होंने इस जो मेडिकल सेंटर चित्र है, इसमें इन्होंने भूरे, पीले, गेरू और मिट्टी के रंगों का प्रयोग किया है। इसी के साथ साथ जो इसमें लंबी आकृतियों की उर्वरता को प्रभावित तरीके से दिखाया गया है। अब छोटी आकृतियों को समतल स्थल पर दिखाया गया, जिसमें आकृतियों में अद्भुत संकलन दिखाई देता है, अंकलन भी दिखाई देता है कि एक एक चीज एक एक इतनी बारीकी से बनाई गई कि वो सारा विजिबल है, एक साथ अलग अलग दिख रहा है। और उसके बाद चित्र की जो रेखाएं हैं वो बहुत प्रभावशाली है इस चित्र में, इसमें मेडिकल सेंस। इसमें बहुत ही सीमित रंगों का प्रयोग हुआ है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। भूरे, पीले, गेरुए, मिट्टी का रंग इसमें प्रयोग हुआ है। अब जो विनोद बिहारी जी जो थे, वो विनोद बिहारी जी का संबंध बंगाल से था, जो प्राकृतिक सौंदर्य के आधारित चित्रों को ज्यादा महत्व दिया करते थे। तो उसमें इन्होंने जापानी कला, अब देखो इसका एक और चीज, जापानी कला तथा बंगाली लोक कला, बंगाली लोक कला, तो इनका जो सौहार्दपूर्ण है, सामंजस्य है, एक घनिष्ठ जो मित्रता होती है, वो एक इन्होंने अपनी पेंटिंगों में लयपूर्ण रेखाओं का प्रयोग, उसके बाद जापानी जो कलाकारों की भांति सरल और लयपूर्ण तरीके से अपनी पेंटिंग्स को बना। तो ये सारा किसमें था? ये विनोद बिहारी जी में। तो मेडिकल सेंटर्स जो चित्र है उसका वापस क्विक रिवीजन करते हैं हम। ये चित्र विनोद बिहारी ने बनाया था, 1947 में बनाया था। भित्ति चित्र है ये कहाँ स्थित है? शांति निकेतन विद्यालय कोलकाता की हिंदी भवन की जो भित्ति है, जो दीवार है, उस पर बनाया गया है। इसमें संतों के चित्र बनाए गए हैं और मानवीय आकृति और बहती नदी की लय उसको दर्शाया गया है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र भी बनाए गए हैं पीछे, और सीमित रंगों का प्रयोग किया है, जिसमें पीले, भूरे, गेरुए, मिट्टी का रंग भी प्रयोग हुआ। तो इसी के साथ साथ हमारी जो पार्ट 9 है उसकी सेकंड पेंटिंग वो समाप्त होती है। अब हम इसकी एक थर्ड पेंटिंग देखते हैं, वह है वर्ड्स एंड सिंबल्स। वर्ड्स एंड सिंबल्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पेंटिंग्स का नाम जब याद होगा तभी आपको इसके आर्टिस्ट का नाम याद होगा और सन याद होगा, इस सन में बनाई गई थी। अगर आप इस पेंटिंग के नाम को नहीं याद करते हैं तो आप आगे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं इस उत्तर।
तो आपको पेंटिंग का नाम तो याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है बट आपको करना पड़ेगा। तो इसी के साथ वर्ड्स एंड सिंबल्स। अब ये जो पेंटिंग का नाम है वो पेंटिंग केसी पनीकर ने 1965 में बनाई थी। किसने? केसी पनीकर ने। और ये लकड़ी के बोर्ड पर तेलीय रंगों से बनाई गई है। कुछ तेलीय रंग कौन से होते हैं? ऑयल कलर्स। तो कुछ लोगों ने, जो हमारे पुराने वाले जो आर्टिस्ट हैं, पुराने जो कलाकार हैं, उन्होंने उनमें कौन, राजा रवि वर्मा, ये सब, ये जो आर्टिस्ट है ये किस पे काम करते थे? जनरली कैनवास पे काम करते थे। आपको कैनवास पे काम नहीं, इसमें पनीकर ने जो कैनवास पे काम नहीं करके इसको लकड़ी के बोर्ड पर बनाया है तेलीय कलर से। तो फटाफट से इसे देखते हैं हम। केसी पनीकर ने 1965 में बनाई थी ये पेंटिंग। उसके बाद लकड़ी के बोर्ड पर तेलीय रंगों का प्रयोग करके बनाई है ये पेंटिंग। और पनीकर ने इस चित्र में श्रृंखला, शब्द और प्रतीक, कैसे कभी हम मंदिर में जाते हैं या जैसे हम कहीं गए हैं घूमने, चाइना गए हैं या जापान गए हैं, तो क्या होगा वहां पे जो पेंटिंग्स होगी वो थोड़ी ऐसे शब्दों में होगी। शब्द होते हैं ना, ऐसे हम सिर्फ सिंबल्स बना रहे हैं। ये पेंटिंग है जैसे हमारी, तो मैंने ऐसे बस ये ट्रायंगल, स्क्वायर, ऐसे करके एक श्रृंखला बना दी है अपनी भाषा में। तो ये क्या हो गई? एक श्रृंखला हो गई। तो केसी पनीकर जी जो थे उन्होंने भी इस चित्र में शब्द और प्रतीक बनाए थे। अब वो किस चीज के शब्द और प्रतीक थे? तो ये देखिए आप, इसमें एक सुलेख की तरह, ये देखिए मैं आपको चित्र बताती हूँ। ये वाला चित्र है जो कि वर्ड्स एंड सिंबल्स का है। ये देखिए आप, ये वाला चित्र है, इसमें देखिए श्रृंखला से बनाया गया है इसको। और उसके बाद इसमें एक सुलेख लिखते हैं ना, सुलेख कैसे लिखते हैं? लाइन्स हुई हुई होती है, बनी हुई होती है, और उसमें हम पेंसिल से फटाफट फटाफट लिख देते हैं। तो इसमें भी यही किया गया है कि बस ऐसे लाइन बनाई गई है और बस यहीं पे श्रृंखला से कुछ न कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? गणित के चिन्ह है, अरबी आकृतियां हैं, रोमन एवं मलयालम लिपि है, तांत्रिक प्रतीकात्मक है, रेखा लेखों का प्रयोग है। और उसके बाद भूरे रंग का जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, बाकी सभी रंगों का अभाव है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यह एक ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग है जो किसने बनाई? पनीकर ने बनाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पनीकर ने जो पेंटिंग है ये किस तरह से बनाई। और जो केसी पनीकर थे वो दक्षिण भारत में समकालीन कला के आंदोलन के प्रणेता के रूप में थे। और उन्होंने मद्रासी स्कूल ऑफ आर्ट में बंगाल विचारधारा के गुरु डीपी रॉय के शिष्य थे। डीपी रॉय देवी प्रसाद रॉय चौधरी के शिष्य थे। और वे यथार्थवाद प्रारंभ होकर कला को ज्यामितीय शैली पर पहुंचे। तो आपको ये वर्ड्स एंड सिंबल्स पेंटिंग बस समझ में आ गई, बहुत इजी है। इसमें एक सुलेख की तरह शब्द और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। और किन किन का किया गया है? गणित के चिन्ह हैं, अरबी चित्र है, रोमन है, मलयालम है, और तांत्रिक प्रतीकात्मक रेखा लेखों का प्रयोग है इसमें। और उसके बाद इसमें जो भूरे रंग का सिर्फ कार्य किया गया है, बाकी सभी रंगों का अभाव है। तो आपको ये पेंटिंग भी समझ में आ गई। अब इसकी जो चौथी पेंटिंग है, हम चौथी पेंटिंग पढ़ेंगे। लैंडस्केप इन रेड। इसकी जो हमारी चौथी पेंटिंग है, लैंडस्केप इन रेड। अब ये भले अंग्रेजी नाम,
बट लैंडस्केप मीन्स क्या होता है? लैंडस्केप सीन, सीनरी, प्राकृतिक दृश्य। तो लैंडस्केप इन रेड, तो रेड कलर से क्या मतलब है? उन्होंने रेड कलर में ही बनाई होगी। तो प्राकृतिक दृश्य को रेड कलर में बनाना, लाल कलर में बनाना। अब ये पेंटिंग 1961 में बनाई गई थी, 1961 में बनाई गई थी और ये पेंटिंग फ्रांसिस न्यूटन सोजा ने बनाई थी। आप सिर्फ इतना याद रखो, न्यूटन सोजा ने बनाई थी ये पेंटिंग, लैंडस्केप इन रेड, न्यूटन सोजा 1961। अब ये तेलीय रंगों की सहायता से बनाई गई थी, मतलब ये एक तरह की ऑयल पेंटिंग है, एक तरह की ऑयल पेंटिंग है ये, और जो न्यूटन सोजा ने बनाई थी। इस चित्र को जहांगीर निकलसन संग्रहालय में रखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चित्र को जहांगीर निकलसन संग्रहालय में रखा गया। फटाफट पढ़ते हैं। यह एक प्राकृतिक दृश्यों का चित्र है जिसको प्रयोगात्मक रूप से शहरी दृश्यों का स्थान दिया गया और लगता है कि वास्तविक रूप में सिवाय जंगल के कुछ भी नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बोला था? लैंडस्केप में सीन, सीनरी, प्राकृतिक दृश्य। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि न्यूटन सोजा ने इस पेंटिंग में प्रयोगात्मक रूप से शहरी दृश्यों को दिखाने का प्रयास किया है, परंतु वो इस तरह से बनाया गया है कि मानो जंगल है। और इस चित्र में मुख्य रूप से लाल रंग को प्राथमिकता दी गई है। लैंडस्केप इन रेड, रेड मीन्स लाल रंग। तो इस चित्र में लाल रंग की बहुत महत्वपूर्णता है, जिसमें काले रंग की रेखाओं को सुलेखकीय रूप से एवं ज्यामितीय रूप में स्थापित किया गया है। उसके बाद चित्र में हरे रंग को जहां तहां बिखेरा गया और पीछे आसमानी नारंगी रंग में दिखाया गया। जो उसका पीछे बैकग्राउंड है उसको आसमानी रंग कर दिया और नारंगी रंग कर दिया, बट मोस्टली जो काम है वो रेड में ही किया गया है। अब SFN सोजा जो थे उनका जन्म गोवा में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। 1947 में उन्होंने प्रगतिशील चित्रों के एक ग्रुप की स्थापना की और उसके बाद इनकी जो आर्थिक समस्याओं और निम्न मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि के कारण पैदा हुई कठिनाइयों से वे समाज के प्रतिभागी हो गए। न्यूटन सोजा जो थे वो एक मतलब मध्यम वर्गीय और एक आर्थिक समस्याओं की कठिनाइयों से जो जूझता है, मतलब उन्होंने सारी चीजों को एक प्रयास के रूप में बताया कि गरीबी और एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है, पृष्ठभूमि है, वो समाज में कितनी प्रतिभागी होती है। इसी वजह से उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को बताया है। और सोजा जो थे, न्यूटन सोजा, वो उत्तर प्रभाववादी और जर्मन अभिव्यक्तिवादी चित्रकारों का प्रभाव पड़ा और इनके जो पिकासो और मतीसे आपको नाम याद रखते हैं, उनसे भी प्रभावित थे। तो उनकी जो शैली थी वो भारतीय मंदिर मूर्तिकला और पाश्चात्य कला का समायोजन था। तो आप इसमें अब ये समझ में आ गया लैंडस्केप इन रेड कौन सा है। तो 1961 में न्यूटन सोजा ने बनाया था और ऑयल पेंटिंग में बनाया था। ये जहांगीर निकलसन संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित है। उसके बाद इसमें न्यूटन सोजा ने प्राकृतिक दृश्यों को दिखाया गया है और इसमें ज्यादातर लाल रंग का ही प्रयोग किया गया है। काले रंग से कुछ रेखाएं बनाई गई, आसमानी और नारंगी रंग कुछ ऐसे बिखेरा पीछे के वो लगे आसमान है, और हरे रंग को कुछ कुछ जगह बिखेरा है
जिससे लगे कि वो जंगल है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है इसी लैंडस्केप इन रेड पेंटिंग के साथ। थैंक यू।